हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी होम पर। दोस्तों, हम लेकर आए हैं आपके लिए एनसीईआरटी हिस्ट्री नोट्स हिंदी में। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री का चौथा चैप्टर, औद्योगिकरण की शुरुआत। दोस्तों, इससे पहले के चैप्टर्स पर भी वीडियो हम बना चुके हैं। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल स्टडी होम अवश्य सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम ऐसे ही यूजफुल वीडियोस आपके लिए लगातार लाते रहते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। अध्याय 4, औद्योगिकरण की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे औद्योगिकरण का युग। जिस युग में हस्तनिर्मित वस्तुएं बनना कम हुई और फैक्ट्री, मशीन और तकनीक का विकास हुआ, उसे औद्योगिकीकरण का युग कहते हैं। इसमें खेतीहर समाज, जो खेती करने वाला समाज था, वो औद्योगिक समाज में बदल गया, यानी इंडस्ट्री में लग गया। और 1760 से लेकर 1840 ईस्वी तक के युग को औद्योगिकरण का युग कहा जाता है। औद्योगिकरण की शुरुआत लगभग 1760 में हुई और औद्योगिकरण 1840 तक अपने प्रगति पर था। और इसके बाद लगातार औद्योगिकरण का युग लगातार तरक्की कर रहा है। तो आगे बात करेंगे पूर्व औद्योगिकरण। पूर्व औद्योगिकरण काल कौन सा था? यूरोप में औद्योगिकरण के पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। या फिर दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यूरोप में सबसे पहला कारखाना लगने से पहले के काल को पूर्व औद्योगिकरण का काल कहते हैं। दोस्तों, औद्योगिकरण की शुरुआत यूरोप से ही हुई है। इस अवधि में गांवों में सामान बनते थे पूर्व औद्योगिकरण काल में, और जिन्हें शहर के व्यापारी खरीदते थे। आदि औद्योगिकरण किसको कहेंगे? इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था। यह उत्पादन फैक्ट्रियों में नहीं होता था। बहुत सारे इतिहासकार औद्योगिकरण के इस चरण को औद्योगिक आदि औद्योगिकरण के नाम से जानते हैं। दोस्तों, दोबारा से रिपीट करते हैं। इंग्लैंड और यूरोप में फैक्ट्रियों की स्थापना से भी पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार के लिए बड़े पैमाने पर औद्योगिक उत्पादन होने लगा था, बशर्ते ये उत्पादन जो है फैक्ट्रियों में नहीं होता था, ये घरों में होता था। तो बहुत सारे इतिहासकार इस चरण को, इस काल को मानते हैं आदि औद्योगिकरण काल। अब दोस्तों, व्यापारियों का गांव की ओर आकर्षित होने का क्या कारण था? गांव की ओर कैसे आकर्षित हुए व्यापारी? दोस्तों, इसके विभिन्न कारण हैं। शहरों में ट्रेड और क्राफ्ट गिल्ड बहुत शक्तिशाली होते थे। ये गिल्ड्स गिल्ड्स क्या होते थे? ये गिल्ड्स उत्पादनों के संगठन होते थे, यूनियन बनी होती थी। और गिल्ड्स से जुड़े उत्पादक कारीगरों को प्रशिक्षण देते थे। इस प्रकार के संगठन प्रतिस्पर्धा और कीमतों पर अपना नियंत्रण रखते थे। वे नए लोगों को बाजार में काम शुरू करने से भी रोकते थे। तो इस तरह से जो नए व्यापारी होते थे उनको शहर में व्यापार करने में काफ़ी कठिनाई होती थी, इसलिए वो गाँव की ओर आकर्षित होते थे। इसलिए किसी भी व्यापारी के लिए शहर में नया व्यवसाय शुरू करना मुश्किल होता था और वे गाँव की ओर अपना रुख करते थे। कारखानों की शुरुआत। दोस्तों, सबसे पहले इंग्लैंड में कारखाने 1730 के दशक में बनना शुरू हुए और 18वीं सदी के आखिर तक पूरे इंग्लैंड में जगह जगह कारखाने दिखने लगे। इस नए युग का पहला प्रतीक कपास था। यानी पहले जो काम होता था वो कपास पे काम होता था। पहला प्रतीक इसमें कपास था। 19वीं सदी के आखिर में कपास के उत्पादन में भारी बढ़ोतरी हुई और 1760 में ब्रिटेन में 2.5 मिलियन पाउंड का कपास आयातित हुआ। 1787 तक यह मात्रा बढ़कर 22 मिलियन पाउंड हो गई थी। कारखानों से लाभ क्या क्या हुए? कारखाने खुलने से कई लाभ हुए, जैसे कि श्रमिकों की कार्यकुशलता बढ़ गई। अब नई मशीनों की सहायता से प्रति श्रमिक अधिक मात्रा में और बेहतर उत्पाद बनने लगे। यानी मशीनें ज़्यादा उत्पादन कर सकती हैं एक इंडिविजुअल के बजाय। और औद्योगिकरण की शुरुआत मुख्य रूप से सूती कपड़ा उद्योग में हुई। कारखानों में श्रमिकों की निगरानी और उनसे काम लेना अधिक आसान हो गया। और अब बात करेंगे औद्योगिक परिवर्तन की रफ्तार। दोस्तों, औद्योगिकीकरण का मतलब सिर्फ फैक्ट्री उद्योग का विकास नहीं था। कपास तथा सूती वस्त्र उद्योग एवं लोहा व स्टील उद्योग में काफी तेजी से बदलाव हुए और ये ब्रिटेन के सबसे
फलते फूलते उद्योग थे। औद्योगिकरण के पहले दौर में यानी कि 1840 के दशक में सूती वस्त्र उद्योग अग्रणी क्षेत्र था और रेलवे के प्रसार के बाद लोहा इस्पात उद्योग में तेजी से वृद्धि हुई। रेल का प्रसार इंग्लैंड में 1840 के दशक में हुआ और उपनिवेशों में यह 1860 के दशक में हुआ। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत में भी 1853 में रेल की शुरुआत हुई थी, जो कि अंग्रेजों का उपनिवेश था। और 1873 आते आते ब्रिटेन ने लोहा और इस्पात के निर्यात की कीमत 77 मिलियन पाउंड हो गई और यह सूती कपड़े के निर्यात का 2 गुना था। लेकिन औद्योगिकरण का रोजगार पर खास असर नहीं पड़ा। 19वीं सदी के अंत तक पूरे कामगारों का 20% से भी कम तकनीकी रूप से उन्नत औद्योगिक क्षेत्र में नियोजित था, यानी लगा हुआ था। इससे यह पता चलता है कि नए उद्योग पारंपरिक उद्योगों को विस्थापित नहीं कर पाए थे। जो पुराने उद्योग थे, घरेलू उद्योग थे, उनको नए उद्योग विस्थापित नहीं कर पाए थे। तो नए उद्योग परंपरागत उद्योगों की जगह क्यों नहीं ले सके? इसके कारण ये थे कि औद्योगिक क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों की संख्या कम थी, प्रौद्योगिकी के बदलाव की गति धीमी थी, कपड़ा उद्योग एक गतिशील उद्योग था, प्रौद्योगिकी काफी महंगी थी और उत्पादन का एक बड़ा भाग कारखानों की बजाय गृह उद्योग से पूरा होता था, घरेलू उद्योगों से पूरा होता था। हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति के बारे में बात करेंगे। उस जमाने में श्रमिकों की कोई कमी नहीं थी, इसलिए श्रमिकों की किल्लत या अधिक पारिश्रमिक की कोई समस्या नहीं थी। इसलिए महंगी मशीनों में पूंजी लगाने की अपेक्षा श्रमिकों से काम लेना ही बेहतर समझा जाता था। यानी वाष्प शक्ति का मतलब है दोस्तों यहाँ पे इंजन से, मशीनों से, और हाथ का श्रम मीन्स जो घरेलू उद्योग थे, घरों में लोग काम करते थे, उनसे। तो मशीन से बनी चीजें एक ही जैसी होती थी, वे हाथ से बनी चीजों की गुणवत्ता और सुंदरता का मुकाबला नहीं कर सकती थी। उच्च वर्ग के लोग हाथ से बनी हुई चीजों को अधिक पसंद करते थे। लेकिन 19वीं सदी के अमेरिका में स्थिति कुछ अलग थी। वहां पर श्रमिकों की कमी होने के कारण मशीनीकरण ही एकमात्र रास्ता बच गया था। अमेरिका में श्रमिकों की कमी थी, जनसंख्या वहां पर कम थी, तो इसलिए वहां पे मशीनीकरण यानी कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ही एकमात्र रास्ता बचा था। और 19वीं सदी में यूरोप के उद्योगपति मशीनों की अपेक्षा हाथ के श्रम को क्यों अधिक पसंद करते थे? जैसा कि अभी हमने बात की कि ब्रिटेन में उद्योगपतियों को मानव श्रम की कोई कमी नहीं थी। वे मशीन इसलिए नहीं लगाना चाहते थे क्योंकि मशीनों के लिए अधिक पूंजी निवेश करनी पड़ती थी और कुछ मौसमी उद्योगों के लिए वे उद्योगों में श्रमिकों द्वारा हाथ से काम करवाना अच्छा समझते थे। और बाजार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकार वाली चीजों की मांग रहती थी, जो हस्त कौशल पर ही निर्भर थी, जो हाथ से ही बनाई जा सकती हैं, खास डिजाइनें और बारीक डिजाइन। क्योंकि हर तरह की डिजाइन के लिए अलग अलग मशीन नहीं बनाई जा सकती, लेकिन हाथ से तरह तरह की डिजाइन बनाई जा सकती हैं। और मजदूरों की जिंदगी किस तरह की थी? कुल मिलाकर मजदूरों का जीवन दयनीय था। श्रम की बहुतायत की वजह से नौकरियों की भारी कमी थी। नौकरी मिलने की संभावना यारी दोस्ती कुनबे कुटुंब के जरिए जान पहचान पर निर्भर थी। जैसे कि दोस्तों आज भी हम देखते हैं कि जान पहचान, सोच, सिफारिश से नौकरियां मिलती हैं, सेम स्थिति उस टाइम पर थी। बहुत सारे उद्योगों में मौसमी काम की वजह से कामगारों को बीच बीच में बहुत समय तक खाली बैठना पड़ता था। यानी मौसम के हिसाब से काम चलता था, सीजन के हिसाब से। तो जब काम ठप हो जाता था तो मजदूरों को खाली बैठना पड़ता था और मजदूरों की आय से वास्तविक मूल्य में भारी कमी, इसलिए गरीबी थी। अब एक नया वर्ड आया, स्पिनिंग जेनी। स्पिनिंग जेनी क्या था कि एक सूत काटने की मशीन थी जो जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 ईस्वी में बनाई गई थी, स्पिनिंग जेनी। और इसका काफी भारी मात्रा में विरोध हुआ था। स्पिनिंग जेनी मशीन का विरोध दोस्तों 19वीं सदी के मध्य तक अच्छे दौर में भी शहरों की आबादी का लगभग 10% अत्यधिक गरीब हुआ करता था। आर्थिक मंदी के दौर में बेरोजगारी बढ़कर 35 से 75% हो जाती थी और बेरोजगारी की आशंका की वजह से मजदूर नई प्रौद्योगिकी से चिढ़ने लगते थे। जब ऊन उद्योग में स्पिनिंग जेनी मशीन का इस्तेमाल शुरू किया गया तो मशीनों पर हमला करने लगी। महिलाओं ने इस मशीन पर हमला किया
और 1840 के दशक के बाद रोजगार के अवसरों में वृद्धि हुई, क्योंकि सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने और रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया। उपनिवेशों में औद्योगिकरण की क्या स्थिति थी? और इसमें हम बात करेंगे भारतीय कपड़े का युग। मशीन उद्योग से पहले का युग क्या था उपनिवेशों में? अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत के रेशमी और सूती वस्त्रों का दबदबा था। उच्च किस्म का कपड़ा भारत से आर्मीनियन और फारसी सौदागर पंजाब से अफगानिस्तान और पूर्वी फारस और मध्य एशिया लेकर जाते थे। सूरत, हुगली और मसूलीपट्टनम प्रमुख बंदरगाह थे। विभिन्न प्रकार के भारतीय व्यापारी तथा बैंकर इस प्रकार के नेटवर्क में शामिल थे। दो प्रकार के व्यापारी थे, आपूर्ति सौदागर और निर्यात सौदागर, यानी कि जो एक आयात वाले सौदागर थे और एक निर्यात वाले सौदागर। बंदरगाहों पर बड़े जहाज मालिक तथा निर्यात व्यापारी दलाल के साथ कीमत पर मोलभाव करते थे और आपूर्ति सौदागर से माल खरीद लेते थे। और अब बात करेंगे मशीन उद्योग के बाद का युग, 1780 के बाद क्या चेंजेस आए औद्योगिकरण में? 1750 के दशक तक भारतीय सौदागरों के नियंत्रण वाला नेटवर्क टूटने लगा। यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ने लगी। सूरत और हुगली जैसे पुराने बंदरगाह कमजोर पड़ गए। बम्बई तथा कलकत्ता बंदरगाह एक नए बंदरगाह के रूप में उभरे। व्यापार यूरोपियन कंपनियों द्वारा नियंत्रित होता था तथा यूरोपीय जहाज़ों के जरिए होता था। शुरुआत में भारत के कपड़ा व्यापार में कोई कमी नहीं थी और 18वीं सदी यूरोप में भी भारतीय कपड़े की भारी मांग हुई। और अब बात करेंगे यूरोपीय कंपनियों के आने से बुनकरों का क्या हुआ, बुनकरों की स्थिति पर क्या प्रभाव पड़ा यूरोपीय कंपनी आने के बाद? दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा सत्ता स्थापित करने से पहले बुनकर बेहतर स्थिति में थे, क्योंकि उनका उत्पाद खरीदने वाले बहुत खरीदार थे तथा वे मोल भाव करके सबसे अधिक कीमत देने वाले को अपना सामान बेच सकते थे। लेकिन कंपनी ने बुनकरों पर निगरानी रखने, माल इकट्ठा करने और कपड़ों की गुणवत्ता जांचने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी तैनात कर दिए, जिन्हें गुमास्ता कहा जाता था। और कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी गई। सत्ता स्थापित करने के बाद बुनकरों की स्थिति 1760 के बाद क्या स्थिति थी? भारतीय व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया। कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारियों तथा दलालों को खत्म करके बुनकरों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण और बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी लगा दी। बुनकरों पर निगरानी रखने के लिए गुमास्ता नाम के वेतनभोगी कर्मचारी की नियुक्ति कर दी गई और बुनकरों व गुमास्ता के बीच अक्सर टकराव होते थे और बुनकरों को कंपनी से मिलने वाली कीमत बहुत ही कम होती थी। बात करें दोस्तों भारत में मैनचेस्टर का आना। दोस्तों, मैनचेस्टर है क्या? मैनचेस्टर इंग्लैंड का एक इंग्लैंड में एक जगह है, इंग्लैंड का एक शहर है जो कि सूती वस्त्र उद्योग के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। तो भारत में मैनचेस्टर जैसी स्थिति कैसे आती है? दोस्तों, 19वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के से कपड़ों के निर्यात में कमी आने लगी थी। 1811 से 12 ईस्वी में भारत से होने वाले निर्यात में सूती वस्त्र हिस्सेदारी 33% थी और 1850 तक 1850-51 तक आते आते 3% रह गई थी। ब्रिटेन के निर्माताओं के दबाव के कारण सरकार ने ब्रिटेन में इम्पोर्ट ड्यूटी लगा दी ताकि इंग्लैंड में सिर्फ वहां पर बनने वाली वस्तुएं ही बिकें। ईस्ट इंडिया कंपनी पर भी इस बात के लिए दबाव डाला गया कि वह ब्रिटेन में बनी चीजों को भारत में के बाजारों में बेचे। 18वीं सदी के अंत तक भारत में सूती वस्त्रों का आयात ना के बराबर था, लेकिन 1850 आते आते कुल आयात में 31% हिस्सा सूती कपड़े का था और 1870 के दशक में यह हिस्सेदारी बढ़कर 50% तक ऊपर चली गई। मैनचेस्टर के आगमन से भारतीय बुनकरों के सामने क्या समस्या आई? 19वीं सदी के आते आते बुनकरों के सामने नई समस्याओं का जन्म हुआ, जैसे नियत बाजार का ढह जाना, स्थानीय बाजारों का संकुचित हो जाना, अच्छी कपास का ना मिल पाना, ऊंची कीमतों पर कपास खरीदने के लिए मजबूर होना और 19वीं सदी के अंत तक भारत में फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन शुरू तथा भारतीय व्यापार में मशीनी उत्पाद की बाढ़ आ गई।
भारत में कारखानों की शुरुआत कब से हुई? बम्बई में पहला सूती कपड़ा मिल 1854 में बना और उसमें उत्पादन 2 वर्षों के बाद शुरू हो गया। 1862 ईस्वी तक 4 मिल चालू हो गए थे। और उसी दौरान बंगाल में जूट मिल भी खुल गए। कानपुर में 1860 के दशक में एल्गिन मिल की शुरुआत हुई और अहमदाबाद में भी इसी अवधि में पहला सूत मिल चालू हुआ। मद्रास के पहले सूत मिल में 1874 में उत्पादन शुरू हो चुका था। और भारत के प्रारंभिक उद्यमी कौन कौन थे, इनके बारे में जानेंगे। ये सभी चीन के साथ व्यापार में शामिल थे। उदाहरण के लिए बंगाल में द्वारकानाथ टैगोर, इन्होंने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगाई थीं। और मुंबई में डिंसो पेटिट और JN टाटा। सेठ मुकुमचंद ने कलकत्ता में पहली जूट मिल लगाई थी। JD बिरला ने भी यही किया था। और मद्रास के कुछ सौदागर जो बर्मा, मध्य पूर्व तथा पूर्वी अफ्रीका से व्यापार करते थे। कुछ वाणिज्यिक समूह जो भारत के भीतर ही व्यापार करते थे। भारत के व्यवसाय पर अंग्रेजों का ऐसा शिकंजा था कि उसमें भारतीय व्यापारियों को बढ़ने के लिए अवसर नहीं थे। पहले विश्व युद्ध तक भारतीय उद्योग के अधिकतम हिस्से पर यूरोप की एजेंसियों की ही पकड़ हुआ करती थी। मजदूर कहाँ से आते थे या कहाँ से आए? तो ज़्यादातर मजदूर आसपास के जिलों से आते थे और अधिकांश वे किसान और कारीगर थे जिनको गांव में काम नहीं मिलता था। उदाहरण के लिए मुंबई के सूत कपड़ा मिल में काम करने वाले ज़्यादा मजदूर पास के रत्नागिरी जिले के थे। महाराष्ट्र का ही जिला है रत्नागिरी, वहाँ के थे। 19वीं सदी में भारतीय मजदूरों की दशा क्या थी? 1901 में भारतीय फैक्ट्रियों में 5,84,000 मजदूर काम करते थे। 1946 तक यह संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। ज्यादातर मजदूर अस्थायी तौर पर रखे जाते थे। फसलों की कटाई के समय गांव लौट जाते थे। नौकरी मिलना कठिन था और जॉबर मजदूरों की जिंदगी को पूरी तरह से नियंत्रित करते थे। ये जॉबर कौन थे? उद्योगपतियों ने मजदूरों की भर्ती के लिए जॉबर रखा था। जॉबर कोई पुराना विश्वस्त उनका पुराना कर्मचारी होता था और वह गांव से लोगों को लाता था, काम का भरोसा देता था और शहर में बसने के लिए मदद देता था। जॉबर मदद के बदले पैसे और तोहफों की मांग करने लगता था। औद्योगिक विकास का अनूठापन क्या था? भारत में औद्योगिक उत्पादन पर वर्चस्व रखने वाले यूरोपीय प्रबंधकीय एजेंसियों की कुछ खास तरह के उत्पादन में ही दिलचस्पी थी, खास तौर पर उन चीजों में जो निर्यात की जा सकें भारत में बेचने के लिए, जैसे चाय, कॉफी, नील, जूट, खनन उत्पाद आदि। भारतीय व्यवसायियों ने वे उद्योग लगाए जो मैनचेस्टर उत्पाद से प्रतिस्पर्धा नहीं करते थे। मैनचेस्टर उत्पाद मीन्स जो सूती वस्त्र कपड़ा उद्योग था, उससे उनका कंपटीशन नहीं होता था। इस तरह के उद्योग लगाए भारतीय उद्यमियों ने। उदाहरण के लिए धागा जो आयात नहीं किया जाता था, तो कपड़े की बजाय धागे का उत्पादन किया गया। 20वीं सदी के पहले दशक में भारत में औद्योगिकरण का ढर्रा बदल गया। स्वदेशी आंदोलन लोगों को विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने के लिए प्रेरित किया और इस वजह से भारत में कपड़ा उत्पादन शुरू हुआ। आगे चलकर चीन को धागे का निर्यात घट गया और इस वजह से भी धागा उत्पादक कपड़ा बनाने लगे। 1900 से 1912 के बीच सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया। प्रथम विश्व युद्ध ने भारत में औद्योगिक उत्पादन को तेजी से बढ़ाया। नई फैक्ट्रियों की स्थापना की गई क्योंकि ब्रिटिश मिलें युद्ध के लिए उत्पादन में व्यस्त थीं। लघु उद्योगों की बहुतायत। उद्योगों वृद्धि के बावजूद अर्थव्यवस्था में बड़े उद्योगों का शेयर बहुत कम था। लगभग 67% बड़े उद्योग बंगाल और मुंबई में थे। देश के बाकी हिस्सों में लघु उद्योगों का बोलबाला था। कामगारों का एक बहुत छोटा हिस्सा ही रजिस्टर्ड कंपनियों में काम करता था। 1911 में यह शेयर 5% था और 1931 में 10% हो गया। 20वीं सदी में हाथ से होने वाले उत्पाद में इजाफा हुआ और हथकरघा उद्योग में लोगों ने नई टेक्नोलॉजी को अपनाया। बुनकरों ने अपने करघों में फ्लाई शटल का इस्तेमाल शुरू किया। 1941 आते आते भारत के 35% से अधिक हथकरघों में फ्लाई शटल लग चुका था। दोस्तों, जो भी बीच में नए वर्ड्स आ रहे हैं उनको हम आगे डिस्कस करेंगे। फ्लाई शटल वगैरह इनका क्या मतलब था। त्रावणकोर, मद्रास, मैसूर, कोचीन और बंगाल जैसे मुख्य क्षेत्रों में तो
70% से 80% हथकरघों में फ्लाई शटल लगे हुए थे। इसके अलावा और भी नए सुधार हुए जिससे हथकरघा के क्षेत्र में उत्पादन क्षमता बढ़ गई थी। फ्लाई शटल क्या था? रस्सी और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार था जिसका बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये फ्लाई शटल रस्सी और पुलियों के जरिए चलता था, एक मशीन थी जिसका इस्तेमाल बुनाई के लिए किया जाता था। वस्तुओं के लिए बाजार क्या थे? ग्राहकों को रिझाने के लिए उत्पादक नए तरीके अपनाते थे। ग्राहक को आकर्षित करने के लिए विज्ञापन एक जाना माना तरीका था। विज्ञापन किए जाते थे उस टाइम पे भी। और मैनचेस्टर के उत्पादक अपने लेबल पर उत्पादन का स्थान जरूर दिखाते थे। मेड इन मैनचेस्टर का लेबल क्वालिटी का प्रतीक माना जाता था। इन लेबल पर सुंदर चित्र भी होते थे। इन चित्रों में अक्सर भारतीय देवी देवताओं की भी तस्वीर होती थी और स्थानीय लोगों से तारतम्य बनाने के लिए एक अच्छा तरीका होता था ये। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में और तथा उत्पादकों ने अपने उत्पादों को मशहूर बनाने के लिए कैलेंडर बांटने भी शुरू कर दिए थे। किसी अखबार या पत्रिका की तुलना में एक कैलेंडर की लाइफ सेल्फ लाइफ लंबी होती थी और यह पूरे साल तक ब्रांड रिमाइंडर का काम करता था। और भारत के उत्पादक अपने विज्ञापनों में अक्सर राष्ट्रवादी संदेशों की प्रमुखता देते थे ताकि अपने ग्राहकों के सीधे तौर पर जुड़ सकें। और दोस्तों इस तरह से हमने ये इसमें सारी चीज़ें डिस्कस की। इसमें जो महत्वपूर्ण बातें याद रखने योग्य हैं उनमें डिस्कस करेंगे। दोस्तों स्पिनिंग जेनी मशीन जेम्स हरग्रीव्स द्वारा बनाई गई थी 1764 में। 1840 के दशक के बाद शहरों में निर्माण की गतिविधियां तेज हुई थी और 1811 से 12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था। 1850-51 में भारतीय निर्यात में कमी आई और 1850 तक आते आते सूती कपड़े का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। बॉम्बे में पहला कपड़ा मिल 1854 में लगी कपड़ी मिल और 4 मिलें 1862 से कार्यशील हैं। पहली जूट मिल 1855 में बंगाल में चालू हुई। एल्गिन मिल कानपुर में लगी थी 1860 में। अहमदाबाद की पहली कपड़ा मिल 1874 में चालू हुई और 1946 तक भारतीय फैक्ट्रियों के मजदूरों की संख्या बढ़कर 24,36,000 हो चुकी थी। और 1910-12 के मध्य भारत में सूती कपड़े का उत्पादन दोगुना हो गया था। 1900 से 1940 के मध्य हथकरघाओं पर बने यानी हाथ से जो घरों में बनाई होती थी कपड़े के उत्पाद में उसमें लगातार सुधार हुआ था। और इसके बाद दोस्तों जो महत्वपूर्ण शब्द जो नए शब्द आए हैं इस चैप्टर के अंदर उनको डिस्कस करेंगे। तो इसमें इनोवेशन इनोवेशन क्या होता है? एक नया उत्पादन या नई पद्धति होती है या नया तरीका होता है या फिर नवीन घटना को कहते हैं इनोवेशन। गिल्ड गिल्ड क्या होता था? समान रुचि समान कार्य करने वाले हस्तशिल्पियों या व्यवसायियों का समूह होता था, उनका यूनियन होता था या फिर कह सकते हैं संगठन होता था। स्टेपलर क्या होता था? एक ऐसा व्यक्ति जो रेसों के हिसाब से ऊन को स्टेपल करता था या छांटता था। ऊन को स्टेपल करने वाला या छांटने वाला स्टेपलर कहलाता था। फुलर फुलर एक ऐसा व्यक्ति होता था जो फुल का काम करता था, अर्थात चुन्नटों के सहारे कपड़े को समेटता था, जो चुन्नट का काम करता है। कार्डिंग कार्डिंग वह प्रक्रिया जिसमें कपास या ऊन आदि रेशों को कताई के लिए तैयार किया जाता है। और प्रभाविकता क्या होती है? निश्चित प्रभाव को उत्पन्न करने के लिए शक्ति। मिल जैसे कि हम सभी जानते हैं निर्माण प्रक्रियाओं या फैक्ट्री के लिए सभी प्रकार की मशीनों के साथ व्यवस्थित भवन यानी फैक्ट्री कह सकते हैं हम, जिसमें मशीन लगी होती है काम करने के लिए। और टैनिंग टैनिंग क्या होता है? टैनिंग टैनिक अम्ल युक्त द्रव में पूरी तरह से भीगे चमड़े को कच्चे चमड़े में बदलने की प्रक्रिया। और फूड प्रोसेसिंग जैसे जूस इत्यादि, क्रॉपिंग तथा मिश्रित भोजन की तकनीक। फूड को प्रोसेस किया जाता है जिससे कि वो जल्दी खराब ना हो और पैकिंग की जाती है, उसको फूड प्रोसेसिंग कहते हैं। और विक्टोरियन ब्रिटेन क्या है? रानी विक्टोरिया के शासन के दौरान ब्रिटेन को विक्टोरियन ब्रिटेन कहते हैं। घुमक्कड़ एक व्यक्ति जो व्यवस्थित घर या नियमित कार्य के बिना रहता हो, यानी जो घूमता रहता है जिसका अपना घर नहीं होता। और ब्रुअरी ब्रुअरी क्या है? स्थान जहाँ पर बीयर बनाई जाती है, अर्थात व्यावसायिक रूप से शराब बनाने के लिए प्रयुक्त स्थान। ब्रुअरिंग संलग्न उबालना और किण्वन की प्रक्रिया है। और संकलन और इसके अलावा नाइट रिफ्यूज क्या है? आवास विहीन लोगों के लिए रात्रि शरण स्थल।
कंपनी ऑफिशियल क्या है? ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स। और बॉर्जोइस उच्च मध्यम वर्ग। मोनोपोली, मोनोपोली क्या होती है? किसी उद्योग या सेवा क्षेत्र पर केवल एक कंपनी का नियंत्रण, एकाधिकार और इस रीति से नियंत्रित सामग्री या सेवा। मोनोपोली यानी जब किसी चीज पे एक ही आदमी का अधिकार हो जाता है या एक ही कंपनी का अधिकार हो जाता है, उसको मोनोपोली कहते हैं। और गुमास्ता, जैसे कि पहले बात करी हमने, बुनकरों के निरीक्षण आपूर्ति को एकत्रित करने और कपड़ों की गुणवत्ता की जांच करने के लिए ब्रिटिश सरकार का वेतनभोगी कर्मचारी होता था गुमास्ता। और सिपॉय, ब्रिटिश सेना का भारतीय सैनिक। ब्रिटिश सेना में जो भारतीय सैनिक होते थे उनको सिपॉय कहा जाता था। फ्लाई शटल या रस्सियों और पुलियों के जरिए चलने वाला एक यांत्रिक औजार था जिसको बुनाई के लिए इस्तेमाल किया जाता था। और आदि औद्योगिकरण हम पहले बात कर चुके हैं। और व्यापार संघ, व्यापार संघ क्या होते थे? ये निर्माताओं के संगठन होते थे जो कारीगरों को प्रशिक्षित करते थे, उत्पादन को नियंत्रित करते थे, प्रतिस्पर्धा और कीमतों को निर्धारित करते थे तथा व्यापार में नए लोगों के प्रवेश को रोकते थे। तो दोस्तों, इस तरह से ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है। हमारे ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। दोस्तों, हमारा ये वीडियो आप आपके लिए, चाहे आप बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, दोनों ही दृष्टि से समान रूप से उपयोगी है। तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्टडी होम सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए लगातार ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ लाते रहते हैं। धन्यवाद।